लेकिन लास्ट क्लास में हमने ये डिस्कस कर लिया था कि डी ब्रोगली की परिकल्पना, जिसमें बताया था कि द्रव्य की कणीय प्रकृति के साथ तरंग प्रकृति भी जुड़ी होती है या प्रत्येक प्रकार का द्रव्य द्वैत प्रकृति को प्रदर्शित करता है। क्लियर यहाँ तक? ठीक है ना। और लैम्डा बराबर एच अपॉन पी, ये परिकल्पना उस द्रव्य से संबद्ध तरंग की तरंग दैर्ध्य का फॉर्मूला पी है रेखीय संवेग, ये प्लांक स्थिरांक है जिसका मान है 6.63 गुणा 10 की घात -34 जूल इंटू सेकेंड। क्लियर? डेविसन जर्मर प्रयोग एक ऐसा प्रयोग है जिसके जरिए डी ब्रोगली की परिकल्पना का प्रायोगिक सत्यापन किया जा रहा है। ठीक है। हालांकि देखिएगा, डेविसन जर्मर प्रयोग का उससे डी ब्रोगली से कोई लेना देना नहीं है। इस बात को आपको इस तरह से मैं समझाने की कोशिश करता हूं कि जैसे जब डी ब्रोगली ने ये कहा था कि प्रत्येक द्रव्य की कणीय प्रकृति के साथ तरंग प्रकृति जुड़ी है, ठीक है, और द्रव्य की तरंग, उस द्रव्य तरंग की तरंग दैर्ध्य निकालना तो इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। ठीक है। अगर मान लीजिएगा ये इससे आंसर जो दी ब्रोगली की परिकल्पना सही है कि नहीं, ठीक है, आप ऐसा ही मान लीजिएगा कोई एक स्टूडेंट था, उसने कहा द्रव्यमान, अगर मान लीजिएगा मेरा द्रव्यमान 50 किलोग्राम है और मैं 2 मीटर पर सेकेंड के वेग से चल रहा हूं, तो दी ब्रोगली तरंग की या मेरी द्रव्य तरंग की तरंग दैर्ध्य कितनी आएगी? तो 6.63 गुणा 10 की घात -34 अपॉन m का मान 50 इंटू 200, तो 10 की घात -36 हो जाएगा। ये मान बहुत ही अल्प है, बहुत ही अल्प है, और हमारे पास ऐसा कोई उपकरण भी नहीं है कि इतना कम मान हम माप सके। इसलिए अगर किसी रेंज में लाना है तरंग दैर्ध्य को कि जो हमारे पास कोई उपकरण है उसके जरिए अपन माप सके, तो उसके लिए लैम्डा का मान ज्यादा होना चाहिए, तो m का मान बहुत कम होना चाहिए। ठीक है। तो एक इलेक्ट्रॉन जिसको हम कण मान सकते हैं, तो इलेक्ट्रॉन को कण मान रहे हैं और उसकी डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य की गणना कर रहे हैं। ठीक है ना। तो इसके लिए डेविसन जर्मन ने अपना एक अलग एक्सपेरिमेंट किया जिसका डी ब्रोगली से कोई लेना देना नहीं है। उनका अपना खुद का एक एक्सपेरिमेंट था जिसके अंदर वो कुछ इलेक्ट्रॉन का विवर्तन के जरिए जो तरंग उत्पन्न हो रही है उसकी तरंग दैर्ध्य की गणना करते हैं। देखिएगा, किसी धातु के क्रिस्टल पर जैसे ही इलेक्ट्रॉनों की बौछार होती है धातु के क्रिस्टल पर, तो वापस कुछ तरंगें उत्पन्न होती है जिनको एक्सरे कहते हैं, तो ये तरंग की तरह भी काम कर रही है, तो इस तरंग की तरंग दैर्ध्य कितनी होगी ये गणना कर रहे हैं। इसलिए उसने अपने एक एक्सपेरिमेंट में, जो डेविसन जर्मर प्रयोग है, उस एक्सपेरिमेंट के 3 भाग है। पहला भाग है इलेक्ट्रॉन घन, दूसरा भाग है इसका निकिल क्रिस्टल, दूसरा भाग है इसका, तीसरा भाग है इसका गोंडी संसूचक। अब मैं समझाने की कोशिश करता हूं। देखिएगा, सबसे पहले मान लीजिएगा किसी टंगस्टन की फिलामेंट को, ये टंगस्टन का फिलामेंट है, इसको बहुत ज्यादा गर्म करेंगे या फिर इस पे कुछ हाई वोल्टेज इसके ऊपर लगाकर इससे इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित किए जाएंगे, चाहे इसको गर्म करके इसको तापीय उत्सर्जन के जरिए इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करेंगे। अब इन इलेक्ट्रॉनों को एक इलेक्ट्रॉन एक सरेखीय पुंज के रूप में परिवर्तित करने के लिए ऐसे डाइफ्रॉम लगा दिया। डाइफ्रॉम क्या करेगा कि इलेक्ट्रॉन, अगर मान लीजिए इधर की तरफ भी इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, उन सबको रोक देगा, एक किरण पुंज के रूप में इलेक्ट्रॉनों को परिवर्तित कर देगा। ये इलेक्ट्रॉन, और ये है आपके पास निकिल क्रिस्टल। अब ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन निकिल क्रिस्टल पर टकराने वाले हैं। ठीक है। निकिल क्रिस्टल पर जब टकराएंगे, निकिल क्रिस्टल में जो क्रिस्टल संरचना है, इसके अंदर बहुत सारे क्रिस्टल, इस जालक में बहुत सारे क्रिस्टल के परमाणु हैं जो निकिल के परमाणु हैं। मान लीजिएगा जैसे ये निकिल क्रिस्टल के परमाणु हैं, और जैसे ही इन पर कोई एक इलेक्ट्रॉन आकर टकराएगा, सपोज ये इलेक्ट्रॉन आया, इस पे टकराएगा, तो टकराने के बाद
वापस इलेक्ट्रॉन हर दिशा में विवर्तित होने लगते हैं, प्रकीर्णित होने लगते हैं। इलेक्ट्रॉन टकराने के बाद इधर भी जा रहे होंगे इलेक्ट्रॉन, इधर भी जा रहे होंगे, इधर भी जा रहे होंगे, इधर सब तरफ जा रहे होंगे। तो टकराने के बाद, विवर्तित होने के बाद इलेक्ट्रॉन कौन सी दिशा में जा रहे हैं? इस दिशा में जा रहे हैं, इस दिशा में जा रहे हैं, इस दिशा में जा रहे हैं। इसकी गणना के लिए एक घूर्णी संसूचक काम में ले लिया। घूर्णी संसूचक का मतलब इस तरह से हो गया कि जैसे ये इस तरह से संसूचक हो। अगर फॉर एग्जांपल कि ये निकिल क्रिस्टल है, ये निकिल क्रिस्टल है, ठीक है, तो जैसे ही निकिल क्रिस्टल इधर से टकरा रहे तो इलेक्ट्रॉन हर दिशा में टकरा सके, तो ये घूर्णी संसूचक ले लिया। घूर्णी संसूचक में इसके अंदर एक ये आयनन कोष्ठ होता है, इसमें कुछ गैस भरी हुई होती है। जैसे ही मान लीजिएगा इलेक्ट्रॉन टकराने के बाद में इसमें जाएंगे तो इससे धारा उत्पन्न होगी, गैस आयनित होने लगेगी। ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे और ज्यादा आयनित होगी गैस, ठीक है, और आयनन के कारण धारा उत्पन्न होने लगेगी, जिसकी गणना इलेक्ट्रोमीटर के जरिए कर सकते हैं। जितनी ज्यादा धारा आएगी या इलेक्ट्रॉन बीम की, इलेक्ट्रॉन पुंज की तीव्रता ज्यादा होगी, उतना ज्यादा इसमें डिफ्लेक्शन आएगा, ठीक है। अब घूर्णी संसूचक को क्या कर सकते हैं कि इसको यहां पर रखा, यहां पर रखा, यहां पर हर दिशा में रख सकते हैं और देख सकते हैं कि एक तरह से ये आ रही इलेक्ट्रॉन यहाँ पे तीव्रता, इधर रख दिया, इधर रखा, इधर रखा, हर दिशा में, तो इससे पता लग जाएगा कि कहां तीव्रता कम है, कहां तीव्रता ज्यादा है, इस मीटर के जरिए। क्लियर यहां तक बात? अब बात को सुनो, इन इलेक्ट्रॉनों की चाल, इन इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा चेंज करने के लिए इसमें इलेक्ट्रॉन घन में 2 इलेक्ट्रोड लगा दिए, जहां पॉजिटिव नेगेटिव वोल्टेज सेट कर सकते हैं। 20 वोल्ट, 25 वोल्ट, 30 वोल्ट, 40 वोल्ट, 50 वोल्ट, जितना वोल्टेज चाहे, क्योंकि इनकी गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, क्यू नॉट भी गतिज ऊर्जा हो जाएगी किसी भी आवेशित कण की, क्यू नॉट गुणा v विभवांतर, ठीक है, तो इनकी गतिज ऊर्जा भी हो जाएगी। अब देखो बात को सुनो, अब अगर इसको मैं रब कर रहा हूं, देखिएगा अब प्रक्रिया क्या है समझना। आप देखिएगा प्रक्रिया क्या है कि जैसे ही मान लीजिएगा इलेक्ट्रॉन उत्पन्न होने लगे, ये इलेक्ट्रॉन यहां पे टकराएंगे, इधर आएंगे, ठीक है। अब होगा क्या, यहां पर एक ग्राफ बनाया गया है। ये ग्राफ एक्स एक्स और वाई एक्स के बीच में नहीं है। जैसे पहले सेट कर लिया, मान लीजिएगा 44 वोल्ट इन दोनों के बीच में, 44 वोल्ट का विभवांतर सेट कर दिया, मतलब जो भी इलेक्ट्रॉन निकल रहा है 44 वोल्ट के विभवांतर से त्वरित हो रहा होगा। ये इलेक्ट्रॉन यहां पर आया, यहां से हर दिशा में टकरा रहे होंगे, इलेक्ट्रॉन आ रहे होंगे, कोई इधर भी आ रहे होंगे, 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 ठीक है। तो पूरा घूर्णी संसूचक है, मतलब ये यहां पर, ठीक है ना। और ये वाला एंगल मान लीजिएगा, यहां से इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ आ गया और ये वाला एंगल मान लीजिएगा है थीटा एंगल, ठीक है ना, ये एंगल मान लिया थीटा। तो बताएं आप 44 वोल्ट इस पे सेट कर दिया फिक्स आपने। अब अगर मान लीजिएगा 10 डिग्री का कोण लिया, देख ली तीव्रता कितनी है, फिर 15 डिग्री का कोण लिया, तीव्रता कितनी है, फिर जब इलेक्ट्रॉन यहां पर आएंगे इस तरह से 10 डिग्री पे तीव्रता कितनी, यहां पे देखा 15 डिग्री, 16 डिग्री, 50 डिग्री, 60 डिग्री, 70 डिग्री, इस तरह से करते करते तीव्रता का मान अलग अलग आ गया और एक टेबल बना दी। इस टेबल के अनुसार कि मतलब एक तो कोण और एक तीव्रता, तो एक तो तीव्रता और एक कोण, कि जैसे 10 डिग्री पर तीव्रता कितनी है, 15 डिग्री पर तीव्रता कितनी है, 18 डिग्री पर तीव्रता कितनी है, और एक ग्राफ बनाया गया। ये ग्राफ कि यहां पर सेट कर दिया 44 वोल्ट, ठीक है, ये तीव्रता, ठीक है। अब ये जो ग्राफ सामान्यतः जो ग्राफ बनाते हैं वो कार्तीय निर्देशांक में होता है, एक्स एक्स और वाई एक्स में। जो यहां पर ग्राफ बनाए हैं वो ध्रुवीय निर्देशांक में बनाया हुआ है। ध्रुवीय निर्देशांक क्या होता है, आर कोमा थीटा, आर कोमा थीटा। मैं हल्को चीज क्लियर करना चाहूंगा ध्रुवीय निर्देशांक की। यहां पे मान लीजिएगा एक्स एक्स है, ये वाई एक्स है, ये कोई पॉइंट है पी जिसके निर्देशांक है एक्स कोमा वाई। इसका मतलब ये हुआ कि ये दूरी तो हो गई x,
और ये दूरी हो गई आपके लिए y। इसका मतलब ये हुआ, अगर मान ली, अच्छा ध्रुवीय निर्देशांक क्या होता है, r कोमा थीटा, मतलब अगर इसकी ये वाली लंबाई, अगर इस मूल बिंदु से अगर इसको मिला दिया और ये दूरी है r और ये वाला कोण है अगर थीटा, तो इसके निर्देशांक ये भी लिख सकते हैं r कोमा थीटा, r कोमा थीटा, ये निर्देशांक भी हो जाएंगे। ठीक है, तो अच्छा थीटा का मान अलग अलग होगा तो निर्देशांक अलग अलग हो जाएंगे। अब ये वाला पॉइंट अलग हो गया होगा, ये वाला पॉइंट अलग हो गया होगा, ये वाला पॉइंट अलग, r का मान अलग हो जाएगा, थीटा का मान अलग हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से यहां से एक तरफ तो यहां से ले लिया कोण, यहां से कोण ले लिया कि आपतन या तीव्रता, या फिर ये भी कह दीजिए ये वाली दिशा हो गई आपके आपतन पुंज की दिशा, आपतित पुंज मतलब इलेक्ट्रॉन पुंज की दिशा इधर। ठीक है, अब इधर से कोण ले रहे हैं, ठीक है ना, 5 डिग्री 10 डिग्री 15 डिग्री। ठीक है, अब इधर से जैसे 5 डिग्री 10 डिग्री 15 डिग्री। ठीक है, तो तीव्रता मान लीजिएगा 5 डिग्री पर तीव्रता आई बहुत कम, तो मतलब जो ग्राफ हुआ, मान लीजिएगा इधर से 5 डिग्री का कोण लिया, ये 5 डिग्री वाली लाइन हो गई, और मान लीजिएगा तीव्रता आ गई, सपोज कोई भी एग्जांपल जैसे 10 डिग्री के ऊपर ले लिया 5 इकाई यूनिट। ठीक है, इसके ऊपर आगे मान लीजिएगा 6 यूनिट, तो 5 डिग्री पर, सॉरी 10 डिग्री के कोण पर 5 यूनिट है, तो इसे 5 सेंटीमीटर का ग्राफ बना दिया, 5 सेंटीमीटर लाइन। 15 डिग्री पर 6 यूनिट, तो 15 डिग्री का जैसे ये बनाया, 15 डिग्री का कोण हो गया, अब इससे 6 यूनिट, तो ये हो गई 6 यूनिट। ठीक है, अब आपको क्या करना है, ये वाले सारे पॉइंट मिला दो, ये वाले सारे पॉइंट मिलाओ, तो इससे जैसे ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट। ठीक है, और अगर इससे यदि ग्राफ बनाया गया तो इससे ग्राफ कुछ इस तरह की शेप में आया, यूं इस तरह की शेप में ये ग्राफ आ गया। ठीक है, सारे ग्राफ इससे, ये कोण मतलब एक तरह से ये वाला पॉइंट हो गया होगा, ये वाला पॉइंट हो गया होगा, ये वाला पॉइंट तो देखिएगा अलग अलग कोण पर इनकी लंबाइयां अलग अलग हो गई। ये r और थीटा के बीच में ग्राफ है, तो सारे ही ग्राफ कुछ इस तरह के आए, सारे ग्राफ इस तरह से आए। तो ये आपतित प्रकाश की तीव्रता कह दीजिएगा, सॉरी प्रकाश की क्या, इलेक्ट्रॉन पुंज की तीव्रता। तो इलेक्ट्रॉन पुंज की तीव्रता या फिर आपतित इलेक्ट्रॉन पुंज से कोण इधर। ठीक है ना, तो कुछ ग्राफ इस तरह का ग्राफ आया था, मतलब ये वाले कोण हो जाएंगे, ये वाला कोण हो जाएगा। ठीक है ना, ठीक है, तो 44 वोल्ट सेट किया पहले, और 5 डिग्री 10 डिग्री 15 डिग्री हर तरह से करके ऐसा ग्राफ आया। फिर यहां पर वोल्टेज चेंज किया, मान लीजिएगा 50 वोल्ट रखा फिक्स, फिर वापस वही गीत गए, 50 डिग्री सेट कर दिया वोल्टेज, वही 5 डिग्री 10 डिग्री 15 डिग्री करते करते ऐसे ही कुछ ग्राफ बनाए, अलग अलग वोल्टेज पर फिक्स किया वोल्टेज, और पूरी कहानी रिपीट की और ग्राफ बनाया गया। तो ये देखा गया कि जब यहां पर 54 वोल्ट सेट किया, कितना 54 वोल्ट जब सेट किया, ठीक है, और 50 डिग्री के कोण पर सबसे ज्यादा तीव्रता प्राप्त हुई। ये 50 डिग्री का कोण और 54 वोल्ट के ऊपर तीव्रता सबसे ज्यादा प्राप्त हुई इलेक्ट्रॉन पुंज की। इसका मतलब सबसे ज्यादा विवर्तन की, मतलब विवर्तन के लिए सबसे अनुकूल स्थिति बन गई ये कि 54 वोल्ट का तो वोल्टेज सेट कर दिया और 50 डिग्री के कोण पर अधिकतम तीव्रता प्राप्त हुई। अब इसमें जो इलेक्ट्रॉन जो एक तरंग की तरह व्यवहार कर रहा है, ये ऐसे कहेंगे जो एक्सरे बाहर निकल रही है, तरंग बाहर निकल रही है, उस तरंग की तरंगेंद्री कितनी है, इसके लिए एक ब्रेग समीकरण है, इसके लिए एक ब्रेग समीकरण है, और वो ब्रेग समीकरण है d sin थीटा बराबर n लैम्डा, d sin थीटा इक्वल टू n लैम्डा। n है विवर्तन की कोटि। ठीक है, अब देखिएगा इसको मैं थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूं। ये मान लीजिएगा कि निकिल के क्रिस्टल है, तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन ये मान लीजिएगा निकिल के परमाणु में जुड़े हुए हैं। ठीक है, अब मान लीजिएगा
ये इलेक्ट्रॉन इस पर आ रहा है और टकराया इससे, ठीक है। अब ये विवर्तित होने लगेगा, ये विवर्तित होने लग जाएगा इस साइड में मान लीजिएगा, ठीक है। अच्छा, जो भी कोण देते हैं हमेशा कोण अभिलंब से लेते हैं, तो मान लीजिएगा ये कोण हो गया होगा थीटा सपोज, तो ये भी कोण हो गया होगा थीटा, ठीक है। इसके समांतर किरण पुंज हो रहा है, एक ये मान लीजिएगा इधर से भी इलेक्ट्रॉन आ रहा है, इससे टकराया, ठीक है। तो ये भी विवर्तित होने लग जाएगा, ये भी विवर्तित होने लग जाएगा। अब अगर बात करें तो एक तो यहां से विवर्तन हो रहा है, एक यहां से भी विवर्तन हो रहा है, और दोनों परमाणुओं के बीच में जो क्रिस्टल के बीच की दूरी है वो मान लेते हैं हम d। d ये दूरी है आपके लिए d, जो कि निकेल क्रिस्टल, तो d क्या होगी, d होगी निकेल क्रिस्टल में परमाणुओं के बीच की दूरी, मतलब निकेल परमाणुओं के बीच की दूरी, परमाणुओं के मध्य की दूरी, परमाणुओं के मध्य दूरी जो कि होती है 2.15 एंगस्ट्रॉम। इसी तरह का क्रिस्टल हमने लिया है, ठीक है। थीटा विवर्तित कोण। अब देखो बात को सुनना, यहां पे एक तरंग तो इधर चली गई, एक तरंग इधर चली गई, तो दोनों तरंग यहां से जो निकल रही है, इन दोनों तरंगों के बीच में कोण कितना है, ये कोण निकालने के लिए यहां से एक इस पर लंब डालिएगा, यूं इससे इस सतह पर लंब डालिएगा। हालांकि ये दोनों इसको जरूरी नहीं है कि इस पर लंब है, ये मान लीजिएगा आपने इस पर लंब डाल दिया यूं। अब बताएं आप, ये कोण है थीटा, तो ये वाला कोण कितना हो गया 90 माइनस थीटा, तो ये पूरा हो गया 90, ये 90 माइनस थीटा, ये कोण हो गया 90 डिग्री, तो ये कोण वापस कितना हो गया थीटा। क्लियर यहां तक। अब ये कोण हो गया थीटा, ठीक है। तो ये पॉइंट मान लीजिएगा ए बी और ये मान लेते हैं सी। तो इससे जो तरंगे ए और बी से चल रही है, तो उन दोनों के बीच में पथांतर क्या हो गया ए सी, क्योंकि एक तरंग तो इधर से चल रही है, एक तरंग इधर से चल रही है। तो यहां से देखें तो बी और सी से जो तरंगे चल रही है समान दूरी तय करेगी, मतलब यहां से और यहां से जो तरंगे चल रही है उसके बीच में पथ में अंतर ए सी हो गया। तो ये डी है, ये कोण थीटा है, तो ये कोण तो हो गया, ये घटक तो हो गया डी कोस थीटा, और ये वाला घटक क्या हो गया डी साइन थीटा। जिधर कोण बन रहा है वो वाला घटक कोस का, बचा हुआ साइन का, ठीक है। तो जो पथांतर होता है वो हो गया डी साइन थीटा। तो पथांतर डेल्टा एक्स बराबर डी साइन थीटा, ठीक है, और ये हो जाएगा एन लेमडा के बराबर। तो यही ब्रेक समीकरण होगी, डी साइन थीटा बराबर एन लेमडा, ठीक है। एन है विवर्तन की कोटि, हमेशा एक रखेंगे, इस वाले केस में विवर्तन की कोटि, ठीक है। अब जब अगर ये मान रखें, जब ये मान रखते हैं हम, कौन सा मान, कि अगर मान लीजिएगा 50 डिग्री के कोण, तो डी का मान 2.15 एंगस्ट्रॉम गुणा साइन 50 डिग्री बराबर 1 गुणा लेमडा। तो जब सोल्व करते हैं तो लेमडा का मान आता है 1.65 एंगस्ट्रॉम। अभी तक देखिए हमने डी ब्रोगली का इस एक्सपेरिमेंट के लिए कोई जिक्र नहीं किया, ये तरंगेंद्री निकालने के लिए डी ब्रोगली की परिकल्पना कहीं काम में नहीं आई, ठीक है। अब अगर मान लीजिएगा डी ब्रोगली की इससे बात सुने, ठीक है ना, तो अगर ये बात कहें कि इलेक्ट्रॉन की तरंगेंद्री की गणना कर सकते हैं, डी ब्रोगली से बात कहें तो डी ब्रोगली की परिकल्पना से, तो डी ब्रोगली परिकल्पना से तो लेमडा इलेक्ट्रॉन के लिए कितना होता है 12.27 अपॉन अंडर रूट वी एंगस्ट्रॉम, ठीक है। तो अब मान लीजिएगा वी का मान 54 वोल्ट रखेंगे, 54 वोल्ट में तो हुई थी ये घटना, 27 अपॉन अंडर रूट 54, और अगर सोल्व करते हैं तो 1.67 एंगस्ट्रॉम प्राप्त होता है, 1.67 एंगस्ट्रॉम प्राप्त होता है। इसका मतलब क्या हुआ, ये लगभग मान सेम है। इसका मतलब डी ब्रोगली की परिकल्पना भी क्या है, सही है। इसका मतलब इसमें प्रश्न कि ये वाला प्रयोग क्या करता है, द्रव्य की द्वैत प्रकृति का समर्थन करता है, सपोर्ट करता है। ये प्रयोग डी ब्रोगली की परिकल्पना का प्रैक्टिकली प्रूफ है, प्रायोगिक सत्यापन है, ठीक है। तो कई बार प्रश्न क्या है कि डायरेक्ट ऐसा नहीं पूछते कि
डेविसन जर्मर प्रयोग क्या है? प्रश्न इसी तरह से कई बार आता है कि उस प्रयोग का नाम लिखिएगा जो द्रव्य की द्वैत प्रकृति का समर्थन करता है तथा उसका संक्षिप्त में वर्णन करो। तो वो डेविसन जर्मर प्रयोग है और ये उसकी पूरी कहानी है। ठीक है, आई होप कि कुछ समझ में आया है थोड़ा बहुत।